जय हिंद साथियों, अफेंडो एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत। समय बिल्कुल बर्बाद न करते हुए सीधा हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक में। और आज का जो टॉपिक है वह है विटामिन। विटामिन एक ऐसा टॉपिक जो हर परीक्षाओं में लगभग 2 से 3 प्रश्नों को कवर करता है। यानी अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा आपके प्रश्न पत्र में लगभग 2 से 3 प्रश्न विटामिन के जरूर से जरूर होंगे, लेकिन बशर्ते आपने इस टॉपिक को डीप में पढ़ा हो। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस टॉपिक को अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या मैंने लिया है? विटामिन। तो सबसे पहली बात, विटामिन की 2 स्पेलिंग नजर आते हैं। अगर आप बुक्स उठाएंगे तो विटामिन के 2 स्पेलिंग नजर आ रहे हैं। वर्तमान में तो VITAMIN दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पुरानी किताबें हैं आखिरी में ई लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और पहले छोटी छोटी बातें समझ लें, फिर हम लोग कुछ बारीक बातें समझेंगे जो हमारी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात हमसे पूछी जा सकती है कि विटामिन का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं। तो विटामिन का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? तो साथियों, विटामिन का जो अध्ययन है वो विटामिनोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? विटामिनोलॉजी में किया जाता है। यहां तक बात आपको समझ आ गई। अगला सवाल हमसे बहुत अच्छा पूछा जा सकता है कि इसकी मापक इकाई क्या है, यानी किस में मापा जाता है, यानी मापक इकाई क्या है विटामिन की। तो याद रखिएगा साथियों, इसकी जो मापक इकाई है वो क्या है? IU, यानी इंटरनेशनल यूनिट। क्या है साहब? इंटरनेशनल यूनिट। चलिए इसको लिख देते हैं। इंटरनेशनल यूनिट, इसमें मापा जाता है। याद रखो, ये तो हो गई मापक इकाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अगर हम लोग बुक्स में देखते हैं तो इसे मिलीग्राम में भी नाप लेते हैं। तो किस में नाप लेते हैं साहब? इसको मिलीग्राम में भी नाप लेते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि इसको हम लोग मिलीग्राम में भी नाप लेते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस क्या क्या हम लोगों ने सीखा कि विटामिन का अध्ययन किस में करते हैं, तो विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी में करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन की मापक इकाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, तो आप बोलेंगे IU, यानी इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन इसे और किस चीज में भी नाप सकते हैं, तो उसे हम मिलीग्राम में भी नाप सकते हैं। ये तो हो गई कुछ बारीक बातें, बेसिक बातें। अब आपसे अगर पूछा जाए कि विटामिन है क्या, विटामिन क्या है, यानी व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन, विटामिन है क्या, विटामिन का परिचय अगर आपसे पूछ लिया जाए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न और हमसे पूछा जा सकता है सवाल। तो याद रखो, इसको हम लोग इसे स्पेलिंग से निकाल लेते हैं। तो हमने आपको स्पेलिंग कौन सी बताई है? विटामिन का विटामिन। तो साथियों का इस विटामिन को अगर हम तोड़ लें 2 पार्टों में, तो कैसे तोड़ेंगे? इसमें हम लोग दिखाई देता है संधि विच्छेद, तो आपने देखा है ना, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। यानी क्या दिखाई दिया? बीटा प्लस एमाइन। और इसी से बहुत सारी बातें निकल आएंगी हमारे सामने। तो सबसे पहली बात, इस बीटा का मतलब है साहब वाइटल रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन, वाइटल रिएक्शन का मतलब जैविक अभिक्रिया। और इस एमाइन का मतलब है अमाइन ग्रुप। जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इस बात को अच्छे से समझेंगे, और जिन साथियों ने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, जानते हैं, तो वो एमाइन ग्रुप के बारे में भी जानते होंगे। तो लेकिन जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस एमाइन ग्रुप के बारे में कुछ विशेष जानकारियां लेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले अब हम लोग जरा इस वाइटल रिएक्शन को समझ लें।
इसको मैंने क्या बोला, इस वाइटल रिएक्शन को समझ लिया जाए। तो वाइटल रिएक्शन है क्या साहब? यानी जैविक अभिक्रिया है क्या, ये क्या, और हम लोग इस बात को समझें कि ये वाइटल रिएक्शन यानी जैविक अभिक्रिया होता क्या है, क्या बला है। तो साथियों याद रखो कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। यानी जितने भी जीवित लोग हैं वो उन किसके बने हैं, कोशिकाओं के बने हैं, और इन कोशिकाओं के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, और अगर ये नहीं होंगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, यहां तक कि हमारी मौत भी हो सकती है। ये जैविक अभिक्रियाएं हैं क्या? जैसे आपने सुना होगा कि हमारी सेल में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन से टूटता है और क्या बन जाता है साहब, एटीपी। एटीपी यानी एनर्जी जो हमको मिलती है ग्लूकोज के टूटने से है। तो ये जो हो रहा है सब कुछ, ये क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी वाइटल रिएक्शन हो रहा है। तो हमको एक परिभाषा समझ आई कि वाइटल रिएक्शन यानी जैविक अभिक्रिया होती क्या है। सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया को वाइटल रिएक्शन यानी जैविक अभिक्रिया कहा जाता है। यहां तक आप अच्छे से समझ गए, और इसी से बहुत सारी बातें निकलेंगी आगे, और हमसे सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछे जाएंगे इसी टाइप के। तो हमको क्या समझ आया कि कोशिकाओं के अंदर रासायनिक अभिक्रिया वाइटल रिएक्शन कहलाती है। यहां तक उम्मीद करें बात समझ गए। क्या क्या हम लोगों ने समझ लिया कि वाइटल रिएक्शन क्या है, कोशिकाओं के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं वाइटल रिएक्शन कहलाती हैं। तो साथियों हमको अब अच्छे से एक डेफिनेशन समझ आ रही है विटामिन की, कि ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी कोशिकाओं के अंदर रासायनिक अभिक्रिया कराता हो और किससे संबंध रखता हो, एमाइन ग्रुप से, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, विटामिन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, विटामिन। चलो इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। क्या समझ आया हमको कि ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक, इसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक जो क्या कराता है, जो कोशिकाओं के अंदर, जो कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया कराए, और किससे संबंध रखता हो, एमाइन ग्रुप से। किससे संबंध रखता हो, एमाइन ग्रुप से संबंध रखता हो। क्या कहलाता है, विटामिन कहलाता है। क्या कहलाता है साहब, विटामिन कहलाता है। देखो अब यहां से बहुत सारी बातें निकल कर आने वाली हैं। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा क्या लिख दे रहे हैं ये,
तो ये सारी की सारी काम की बातें हैं। सबसे पहली बात, विटामिन क्या है? तो आप बोलेंगे विटामिन क्या है साहब? कार्बनिक यौगिक है। अब आपसे ये पूछ सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या है? सबसे पहली बात, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। अब आपसे पूछा जाए विटामिन का कार्य क्या है, तो हमारी कोशिकाओं में क्या कराता है? हमारी कोशिकाओं में रासायनिक अपक्रिया कराता है। अब पूछा जाए कि विटामिन का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे विटामिन का संबंध किससे है? अमाइन ग्रुप से। किससे संबंध है? अमाइन ग्रुप से। और ये क्या होते हैं और क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया किसमें कराता है ये? कोशिकाओं में। तो देखो बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं इससे, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन क्या है, तो आप बोलेंगे कार्बनिक यौगिक है या ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा सवाल निकल कर आ रहा है आपके सामने कि विटामिन का कार्य क्या है, तो आप बोलेंगे विटामिन का कार्य क्या होता है? कोशिका में रासायनिक अपक्रिया यानी वाइटल रिएक्शन करवाता है ये। अगली बात क्या समझ आ रही है कि विटामिन का संबंध किससे होता है, तो आप बोलेंगे एमाइन ग्रुप से होता है। यहां तक आप उम्मीद करते हैं आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब एक सवाल ये बनता है कि क्या हमको इससे ऊर्जा मिलती है? विटामिन खाने से क्या हमको ऊर्जा मिलती है? कि हम विटामिन ए खा रहे हैं, बी खा रहे हैं, डी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तो क्या हमको इससे ऊर्जा मिलती है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या सवाल था? मैंने आपसे बोला कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि क्या विटामिन खाने से हमें ऊर्जा मिलती है? तो आओ इस बारे में चर्चा करते हैं। तो याद रखो, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, यानी आप चाहे जितने विटामिन खा लें आपको कोई ताकत नहीं आने वाली है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ये तो हो गई पहली बात। फिर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन से हमें ऊर्जा क्यों नहीं मिलती है भाई, अगर हम खाते हैं तो याद रखो कि जिस चीज का मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, यानी जिसे बोलते हैं चयापचय, जिसका होता है उसी से ऊर्जा मिलती है। और विटामिन का हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसीलिए ऊर्जा नहीं मिलती है। क्या सब बात समझ आई कि अगर हमसे पूछा जा रहा है कि विटामिन से हमें ऊर्जा क्यों नहीं मिलती है, तो आप बताएंगे कि हमारे शरीर में जिस चीज का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी जो भी चीज खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी चयापचय होता है, तो उसी चीज से ऊर्जा मिलती है। और विटामिन का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में नहीं होता है। तो महत्वपूर्ण बात समझ आई। क्या समझ आई हमको? महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि विटामिन से ऊर्जा हमको क्यों नहीं मिलती है, तो हम बताएंगे कि साहब विटामिन का शरीर में क्या नहीं होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी क्या नहीं होता? चयापचय। चयापचय क्या नहीं होता है साहब। यानी जिस चीज का शरीर में मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय नहीं होता है उससे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। तो अब ये हम खाते क्यों हैं साहब? ये खाते क्यों हैं? तो याद रखिए कि इसको खाना बहुत जरूरी है। नहीं खाएंगे तो हमारे कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं नहीं होगी तो हम बीमार हो जाएंगे, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हमको समझ आया कि अगला पॉइंट क्या समझ आ रहा है हमको कि विटामिन हम लोग क्यों खाते हैं। तो विटामिन बीमारियों
से बचाव के लिए खाते हैं। क्यों खाते हैं? बीमारियों से बचाव के लिए, ताकि हम बीमार ना हो। यहां तक उम्मीद करें बात समझ आ गई। अच्छा, पेपर में एक साहब और बहुत अच्छा सवाल पूछा गया कि सहायक आहार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो याद रखो, विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। आप ये भी लिख देते हैं। तो क्या समझ आया हमको? विटामिन को सहायक आहार बोला जाता है। ये जितनी भी बातें आप पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछी गई हैं, और अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए आवश्यक है इन चीजों का ज्ञान रखें, जो आपके काम आएंगी आपके स्वस्थ रहने में। तो उम्मीद करें यहां से समझ आ गई। क्या हमने समझा? विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन क्यों ऊर्जा नहीं मिलती? तो हमने क्या जाना कि जिस चीज का शरीर में मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय नहीं होता है, उसे ऊर्जा नहीं मिलती है। तो इसका मतलब हुआ विटामिन का हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय नहीं होता है। अगली बात क्या समझ आई हमको कि विटामिन को क्या कहा जाता है? सहायक आहार कहा जाता है। विटामिन हम क्यों खाते हैं? तो बीमारियों से बचने के लिए। क्या विटामिन की कमी से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये वाइटल रिएक्शन कराती है, यानी रासायनिक अपक्रिया कराती है। यानी अगर हमारी कोशिकाओं में रासायनिक अपक्रिया नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन की खोज की। कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि विटामिन की खोज किसने करी, और विटामिन की खोज किसने करी। तो ज्यादातर जो साथी होंगे वो सीधा उनके मुंह से निकल रहा होगा कि फंक या हॉपकिंस ने करी, या कुछ को समझ आ रहा होगा कि एनआई लूनिन ने करी है। तो इस समस्या को आओ दूर करें कि आखिर ये खोज किसने करी है, और परीक्षा में ऐसा ना हो कि हम आते हुए चीजों को गलत कर लें। तो सबसे पहली बात, 1881 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एनआई लूनिन। क्या नाम था? एनआई लूनिन। इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। याद रखिएगा, विटामिन की खोज किसने करी? तो आप बोलेंगे साहब किसने करी है? एनआई लूनिन ने। चलो यहां लिख देते हैं। क्या समझ आया हमको? याद रखिएगा सारी चीजें जो छोटी छोटी बात बताई जा रही हैं। क्या है? विटामिन का खोज करता है ये, विटामिन का खोज करता। यहां तक बात समझ आई? इसने बताया कि भोजन के साथ कुछ सूक्ष्म आहार, सहायक आहार लेना आवश्यक है। इसने सिर्फ इतनी बात करी थी, लेकिन सबसे पहले इस बात को इसने प्रमाणित कर दिया था कि भोजन के अलावा भी कुछ खाना जरूरी है, कुछ सहायक सूक्ष्म आहार जरूरी है। नहीं होगा तो आदमी बीमार हो जाएगा। 1897 को एक वैज्ञानिक और आया जिसका नाम था इज़्कमान। जिसका क्या नाम था? इज़्कमान। और इसने लूनिन का समर्थन करते हुए एक बात बताई कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी बेरी रोग होता है। इसने ये बात बताई। तो 1897 की एक घटना और घटी, और उस वैज्ञानिक का नाम था इज़्कमान। और इसने क्या बताया कि साहब जो पॉलिश किए हुए चावल हैं, पहले पॉलिश किए चावल का अर्थ समझ लीजिए। शहर से संबंध रखते हैं उनको ये बात समझ नहीं आएगी कि पॉलिश किया हुआ चावल होता क्या है। पॉलिश की हुई चीनी भी आती है, याद रखो। सबसे पहले पॉलिश किया हुआ चावल का अर्थ समझ लो साथियों,
कि जो आजकल ट्रैक्टर के पीछे कुछ मशीनें लेके घूम रहे हैं, गांव में आप जाएंगे तो उसमें जो धान डाला जाता है, फिर चावल जो निकलता है बिल्कुल साफ सुथरा निकलता है, वो पॉलिश किया हुआ चावल है। पॉलिश के चावल का मतलब है वो उस चावल जो चमकदार हो जाता है, बिल्कुल हमको सफेद खूबसूरत सा दिखाई देता है, वो उसकी जो ऊपरी परत है वो छिल जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे विटामिन बी नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन बी नष्ट हो जाता है। और यही बात इज़्क़मान ने बताई। याद रखो, जो चीनी हम खा रहे हैं वो भी पॉलिश की हुई चीनी है, और जो बढ़िया चीनी है, जो विटामिन युक्त चीनी है साहब, वो भूरी रंग की होती है। कैसी होती है? भूरी, यानी मटमैली रंग की होती है। इसी तरीके से जो चावल है, अगर हम उसको हाथ वाली चक्की से दरेंगे, उसके ऊपर की छीलन निकालेंगे, जो धान के ऊपर भूसी होती है वो निकालेंगे, तो वो चावल भी हमको बदशक्ल ही दिखाई देगा। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। उम्मीद करें यहां तक बात समझ आ गई आपको। अब अगली बात करते हैं। 1912 में हॉपकिंस और एक वैज्ञानिक और था जिसको नाम है फंक भी लिखा है, कई जगह फुंक भी लिखा है, तो इस बात को याद रखिएगा, मैं फुंक लिख रहा हूं, ठीक है। हॉपकिंस और फुंक, इन्होंने विटामिन थ्योरी दी है। क्या दी है? विटामिन थ्योरी। अभी तीनों में हम लोग डिफरेंस भी जान लेंगे, क्या हमको समझना है और पेपर में किस स्तर से प्रश्न बनेगा और किस स्तर से हमको अपना दिमाग लगाना है। तो मैंने बोला इसने क्या दिया है? विटामिन थ्योरी दी है। विटामिन थ्योरी, और पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग भी इसी ने किया है। यानी इन दोनों ने किसका शब्द किया है? विटामिन शब्द का प्रयोग किया। उम्मीद करें यहां तक साथियों समझ आ गई आपको बात। क्या क्या हमने समझा? विटामिन की खोज के बारे में बात करी जाए। अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन की खोज किसने करी, शब्दों को सुनिएगा। क्या मैंने पूछ रहा हूं आपसे कि विटामिन की खोज किसने करी, तो आप बोलेंगे N.I. लूनी ने विटामिन की खोज की है। अगर आपसे कहा जाए विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो आप बोलेंगे हॉपकिंस और फुंक ने किया है। हॉपकिंस और फुंक ने किया है। यहां तक बात समझ आ गई बात। अब सवाल आपसे ये हो सकता है कि विटामिन थ्योरी किसने बनाई है, तो विटामिन थ्योरी हॉपकिंस और फुंक ने। ये विटामिन थ्योरी है क्या? जितनी अभी मैंने आपसे पीछे बातें करी हैं कि विटामिन क्या कराता है? वाइटल रिएक्शन कराता है। किसमें कराता है? कोशिकाओं में। तो और किसका ग्रुप में होता है? ये एमाइन ग्रुप में होता है। ये सारी की सारी बातें किस में लिखी हुई थी? ये विटामिन थ्योरी में लिखी हुई थी। यहां तक बात समझ आ गई। उम्मीद करें आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। अब साथियों हम लोग करते हैं विटामिन का विभाजन, यानी विटामिन है कौन कौन से। विटामिन है कौन कौन से, तो साथियों याद रखो, विटामिन का विभाजन अगर हम पढ़ें, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स है क्या। तो हमारे पास जो मूल विटामिन है, मूल विटामिन कौन कौन से हैं? A, B, C, D, E, K, बस इतने ही विटामिन है। कितने हैं? कौन कौन से हैं? देखो, विटामिन A है, विटामिन B है, C है, D है, E है और K है। ये कितने विटामिन है? ये विटामिन। अच्छा, ये जो विटामिन है, अब आपसे
ये पूछा जाए कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। वसा में घुलनशील, अब वसा में क्या है, हमारे शरीर में जो वसा है यानी जो चर्बी टाइप की है, यही क्या है, वसा है। और पानी है शरीर में, लगभग देखा जाए 68 से 70% हमारे शरीर में पानी ही होता है। और यहाँ से बहुत ज्ञान की बातें मिलने वाली है हम लोगों को। अब हम लोग से पूछा जाए कि जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये कौन कौन से हैं। तो आओ देखें। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, और ये ट्रिक बहुत प्रचलन में है, सबको याद भी होगी, तब भी मैं लिख देता हूं। क्या है कि साहब जल में बीसी, जल में बीसी और वसा में कीड़ा, वसा में कीड़ा। जल में बीसी और वसा में कीड़ा। देखो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, सब दो हैं। आप बोलेंगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे कीड़ा। अब सवाल आपसे आ जाए कि हमारे शरीर में सर्वाधिक विटामिन जल में घुलनशील पाए जाते हैं, तो आप बिल्कुल कहेंगे साहब नहीं पाए जाते हैं, और आप पेपर में सवाल गलत करने वाले 100%। आपको तो यही समझ आ रहा है ना कि साहब इसमें 2 विटामिन है और वसा में कितने दिखाई दे रहे हैं, हमको 4 विटामिन दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब वसा में ज्यादा होते हैं, जल में कम होते हैं। नहीं, याद रखो कि सर्वाधिक घुलनशील विटामिन किस में होते हैं, वो जल में होते हैं। क्यों होते हैं साहब, ये हमारा कैसा विटामिन है, ये कंपाउंड यानी जटिल विटामिन है। ये कैसा विटामिन है, जटिल विटामिन। यानी कैसा है ये, इसी को बोला जाता है, जो हमारा बी है ये कैसा विटामिन होता है, ये कंपाउंड विटामिन होता है बेटा। कैसा होता है, ये कंपाउंड विटामिन होता है। यहां तक बात समझ आ गई। तो ये कंपाउंड विटामिन कैसा है, और देखो इस बी के कई सारे पार्ट हैं, इस बी के कई सारे पार्ट हैं, यानी B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, B4 नहीं होता है, यानी B5, B6, B7, 8 भी नहीं होता है, तो B9, B12 और B17 ये हमारे कैसे हैं विटामिन, ये दिखाई दे रहे हैं। तो क्या दिखाई दिया हमको कि विटामिन का अगर हम लोग विभाजन करते हैं, यानी अगर हम लोग, यानी क्या समझ आ रहा है, इफ वी ट्राई टू गेट द नॉलेज ऑफ व्हाट इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन, दैट मीन्स वी कैन क्लासीफाई दीज विटामिन इनटू 2 पार्ट्स। यानी विटामिन को हम लोग कितने पार्टों में कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, 2 पार्टों में। कौन कौन से, फर्स्ट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड सेकंड इज फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। यानी विटामिन का विभाजन 2 भागों में किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है, आप बोलेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। आप बताएंगे कि साहब जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, तो ट्रिक मैंने बताई, जल में BC यानी जल में B और C होते हैं, वसा में KEDA यानी कीड़ा, इस करके याद रख लीजिएगा आप। अब आपसे पूछा जाए कि साहब सर्वाधिक घुलनशील विटामिन किस में होते हैं, तो आप बोलेंगे किस में होते हैं, किस में होते हैं, तो वसा में होते हैं कि जल में होते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं साहब वसा में नहीं होते हैं, किस में होते हैं, जल में होते हैं, क्योंकि B हमारा कंपाउंड विटामिन होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं, तो B1, B2, B3, B5, B6, B7 और 9, 12 और 17। यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। अभी सवाल खत्म नहीं हुए, सवाल अभी बनेंगे, सवाल
बनने चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि साहब इनका संचय कहाँ होता है, यानी स्टोर कहाँ, हमारी बॉडी में ये स्टोर कहाँ होते हैं। देखो यहीं से दिमाग लगाने वाली बात है। तो सबसे पहली बात हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये स्टोर कहाँ होते हैं। आओ इसके बारे में भी बात समझी जाए। अगर हमसे पूछा जाए विटामिन का स्टोरेज यानी संचय, यहीं से सारी बात निकल कर आने वाली है। तो भैया देखो कहाँ संचय हो रहा है। देखो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे साहब बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी। तो भैया ये जो विटामिन बी और सी हैं ये हमारे पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं लगभग। तो इनका तो कोई संचय होने का सवाल ही नहीं उठ रहा है कि कहाँ संचय होंगे। तो पेशाब के रास्ते, हमारे यूरिन के रास्ते ये निकल रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बी और सी का संचय कहाँ होता है, तो आप कहेंगे साहब कहीं नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये पेशाब के रास्ते से निकल जाते हैं। फिर एक सवाल बहुत अच्छा सा बन रहा है कि मानव शरीर में किस विटामिन की कमी पाई जाती है, यानी कितना भी स्वस्थ मनुष्य हो उसमें दो विटामिन की कमी पाई जाएगी। कौन से विटामिन की कमी पाई जाएगी, तो हम लोग बोल रहे हैं साहब बी और सी की कमी पाई जाएगी। किसकी कमी जाएगी, विटामिन बी और सी की कमी पाई जाएगी, क्योंकि ये तो पेशाब के रास्ते निकल रहे हैं। इसका स्टोरेज कहाँ होता है, संचय कहाँ होता है, आप बताएंगे कहीं नहीं हो पाता है संचय इसका। यहां तक उम्मीद करें बात समझ आ गई। अच्छा, संचय की बात कर रहे थे, यानी बी और सी का संचय नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये आई, समझ आई, बी और सी का संचय नहीं होता है। यहां तक आपको उम्मीद करें बात समझ आ रही है। ठीक भाई, अगली बात क्या समझ आ रही है कि सबसे ज्यादा कमी विटामिन की किसकी पाई जाती है, तो आप बोल रहे हैं बी और सी की होती है, क्योंकि पेशाब के रास्ते से निकल जाते हैं। अच्छा, अब ये हमारी बॉडी का स्टोर रूम क्या होता है, तो स्टोर रूम क्या होता है, हमारा यकृत यानी कलेजा यानी लीवर, ये क्या होता है, स्टोर रूम होता है। यानी कोई भी चीज अगर फालतू की आ रही है शरीर में, वो कहता है आओ भैया हम संचय कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। ठीक है, मतलब बहुत मोहब्बती ऑर्गन है हमारे शरीर का। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो अब जैसे देखा होगा आपने, जो शराब पीने वाले लोग हैं सबसे पहले उनका लीवर ही खराब होता है। लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी आपने देखी होगी। लीवर कभी फैटी लीवर हो गया है, कभी लीवर सिरोसिस हो गया है, पेट में पानी भरने लगा है। ये समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि जो शराब भी जा रही है तो उसका संचय कौन कर रहा है, हमारा लीवर। यहाँ तक बात सब समझ आ रही है। तो आओ देखें यहाँ पर। अब आपसे पूछा जाए कि के और डी का संचय कहाँ होता है, तो आप बताएंगे साहब के ई डी ए यानी कीड़ा का संचय कहाँ होता है साहब, तो आपको क्या बताना चाहिए साहब, लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है। उम्मीद करें बाबू समझ आ गई होगी बात। अब हमसे एक सवाल बहुत अच्छा पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में भी किसी विटामिन का निर्माण होता है, तो अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा कि साहब डी और के का निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाता है, यानी शरीर में होता है। चलो इस बात को समझें। तो भाई याद रखो बहुत अच्छी सी बात कि हमारे शरीर में तीन विटामिन का निर्माण होता है। अभी तक आपने दो पढ़े, डी और के। आइए हम तीसरा आपको बताते हैं कौन सा विटामिन है। कौन सा साहब, एक तो डी है, फिर के है और बी 12। इन दोनों विटामिन का निर्माण, इन तीनों विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। देखो पूछा जाए कि इस डी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे त्वचा में, यानी स्किन में होता है।
अभी आगे सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आपको हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। और के और B2 का निर्माण पूछा जाए कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे साहब बड़ी आंत में होता है। किस में होता है? बड़ी आंत में होता है। यहाँ तक उम्मीद करें बात समझ आ गई। तो आज साथियों एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि विटामिन क्या होते हैं, आपने अच्छा से समझ लिया। विटामिन की खोज किसने करी, ये भी आपने समझ लिया। विटामिन का क्लासिफिकेशन यानी विभाजन, ये भी आपने समझ लिया। और किन विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, ये भी आपने अच्छे से बात समझ ली है। कुछ चीज़ों में आपने डिफरेंस भी समझ लिया होगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो प्रॉपरली आप नोट्स बनाते हुए चलिए या इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। ये तो हो गया इस विटामिन का पहला पार्ट आपने इंट्रोडक्शन इसका अच्छे से समझ लिया। दूसरे पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि साहब वसा में घुलनशील विटामिन, तो आपने समझ लिया कि वसा में KE, DA विटामिन होते हैं, इनके बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। और तीसरी क्लास में हम लोग जल में घुलनशील विटामिन यानी B और C के बारे में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करें आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। इतने का नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। इजाज़त।